सवाल उठना चाहिए आपके जहन में कि 12 बरस तक देशद्रोह के इल्जाम में काल कोठरी के भीतर कैद रहने वाले शेख अब्दुल्ला ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के भीतर इंदिरा गांधी के साथ हाथ मिलाकर ऐसा क्या किया था कि पाकिस्तानी फौज के पास खून के आंसू रोने के सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं बचा था। सवाल उठना चाहिए कि आखिर भारत के लाल पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने हवाई जहाज के भीतर घुसकर शेख अब्दुल्ला के साथ ऐसा क्या किया था जिसे याद कर आज भी एक एक कश्मीरी की रूह कांप जाती है। सवाल उठना चाहिए आपके जहन में कि जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल से छुड़ाने के लिए महाराजा हरि सिंह के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था, उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उसी दोस्त शेख अब्दुल्ला को 11 बरस के लिए जेल के भीतर क्यों ठूंस दिया था। सवाल उठना चाहिए आपके जहन में कि समूचे हिंदुस्तान में इंदिरा के खिलाफ मोर्चाबंदी करने वाले सबसे मशहूर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जेपी का शेख अब्दुल्ला के साथ ऐसा क्या याराना था कि शेख साहब ताउम्र जेपी का एहसान मानते थे। एक एक कश्मीरी जेपी का एहसान मानता था। और महज इतने ही नहीं, ऐसे और भी ना जाने कितने हिंदुस्तान की सियासत के अनसुने अनसुलझे रहस्य हैं जो आपको शेख अब्दुल्ला की इस एक दास्तान के भीतर खुलते हुए नजर आएंगे। वो दास्तान जो शुरू होती है आज से करीब करीब 249 बरस पहले। बरस था 1766, जब पीर पंजाल की पहाड़ियों का सीना चीर खल खल बहती झेलम के दरिया के किनारे एक छोटा सा खूबसूरत गांव हुआ करता था। नाम था सौरा, जहां हजारों वर्षों से एक कश्मीरी पंडित सपरू परिवार रहा करता था। मगर दिलचस्प यह है कि बरस 1766 आते आते हजारों वर्षों से सौरा में रह रहे इस कश्मीरी पंडित सपरू परिवार के जहन पर एक सूफी फकीर मीर अब्दुल रशीद बैराकी का ऐसा असर होने लगा था कि जल्द ही इस कश्मीरी पंडित सपरू परिवार ने हिंदू धर्म छोड़ इस्लाम मत स्वीकार कर लिया और आगे चलकर इसी कश्मीरी पंडित सपरू परिवार से मुस्लिम बन चुके परिवार के भीतर शेख इब्राहिम खान के सबसे छोटे बेटे के तौर पे 5 दिसंबर बरस 1905 के रोज जन्म होता है शेख अब्दुल्ला का। 4-5 बरस की उम्र पार करते करते यूं ही शेख ने गांव के ही एक मौलवी साहब के मकतब में जाकर बैठना शुरू कर दिया और उन्हीं से शुरुआती दीनी तालीम और उर्दू की तालीम लेनी शुरू कर दी। जहां से शुरू हुआ शेख की तालीम का कारवां श्री प्रताप कॉलेज जैसे पड़ावों को पार करता हुआ मैट्रिकुलेशन की दहलीज पार करने के लिए लाहौर की सरजमी पर जा पहुंचा। वही लाहौर जहां पढ़ने के दौरान ही शेख के जहन पर पहली दफा गांधी, नेहरू, जिन्ना, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बरतानिया हुकूमत, दुनिया के पटल पर चल रही श्रमिक और सर्वहारा वर्ग की वाम क्रांति जैसे बड़े दुनियावी मसलों ने अपना इस कदर असर दिखाया कि जब एमएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद शेख वापस अपने कश्मीर लौटे तो चारों ओर फैली दुश्वारियों को लेकर शेख के जहन में एक सियासी आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई। मगर शेख उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाते इसके पहले ही शेख के परिवार वालों ने शेख के पैरों में परिवार की जिम्मेदारी की जंजीरें जकड़ दी। परिवार वालों ने शेख से कहा, परिवार ने तुम्हारी तालीम पर बहुत खर्चा किया है, अब बारी तुम्हारी है, एक अच्छी सी नौकरी करो जिससे घर का खर्च बेहतर ढंग से चल सके। यकीनन ये सियासत की ओर कदम बढ़ाते हुए शेख अब्दुल्ला के लिए बड़ा झटका था, मगर फिर भी परिवार की जिम्मेदारियों को इस कदर नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते थे शेख। तो शेख ने आहिस्ता आहिस्ता ही सही अपने आप को तैयार किया वादी के भीतर सरकारी नौकरी ढूंढने के लिए। मगर चूंकि मुस्लिम बहुसंख्यक कश्मीर के भीतर राजा हिंदू था और तमाम सरकारी अहम पदों पर अधिकांशतः हिंदू अधिकारी बैठे थे, ऐसे में बकौल शेख अब्दुल्ला उन्हें महज और महज मजहबी आधार पर सरकारी नौकरी से दरकिनार कर दिया गया
और लाख हाथ पांव मारने के बावजूद उन्हें घाटी में एक अदद नौकरी नसीब नहीं हुई, जिसके बाद मजबूरन शेख ने एक छोटे से निजी विद्यालय में अध्यापक की नौकरी कर ली, जिससे कम से कम रोजमर्रा के खर्चों की कशमकश से तो निजात मिल ही सके। मगर यकीनन इस छोटी सी नौकरी से शेख के रोजमर्रा के खर्चों की कशमकश से निजात पाई जा सकती थी, मगर शेख के जहन में कश्मीर की आम आवाम, खास तौर से मुस्लिम आवाम के बीच फैली दुश्वारियों को लेकर जो कशमकश मची हुई थी, उस कशमकश से आजादी पाने का कोई रास्ता शेख को नजर ही नहीं आ रहा था। खास तौर से इस अध्यापक की नौकरी के सहारे तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा था। तो शेख इस अध्यापक की नौकरी के सहारे रोजमर्रा के खर्चे निकालते हुए इस कोशिश में जुट गए कि आखिर कैसे वो कश्मीर की आम आवाम के लिए कुछ कर सके। और बड़े सयाने कह गए हैं ना, जहां चाह होती है राह तो वहीं खुद ब खुद नजर आने ही लगती है। तभी तो एक छोटी सी अध्यापक की नौकरी करते शेख को जल्द ही वो राह नजर आ गई, जो राह उन्हें सीधा रीडिंग रूम की दहलीज के सामने लाकर खड़ा कर दी। अब इस रीडिंग रूम के मायने पढ़ाई करने वाला कमरा मत समझ लीजिएगा। ये कुछ पढ़े लिखे कश्मीरी मुस्लिम नौजवानों के द्वारा बनाया हुआ एक संगठन था, जिसके तहत कश्मीर के तमाम छोटे बड़े कस्बों में कुछ तकरीरें कराई जाती थीं, जिन तकरीरों के माध्यम से कश्मीर की आम आवाम को उनके दुख, उनके दर्द, उनकी दुश्वारियां, उनके हक और उनके हुकूक के बारे में जानकारियां दी जाती थी। हालांकि शुरुआती दौर में इस संगठन को वादी के भीतर कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही थी, मगर रीडिंग रूम नाम के इस संगठन के भीतर शेख अब्दुल्ला की आमद ने आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलना शुरू कर दिया था। क्योंकि शेख की तकरीरों में लफ्जों की जादूगरी के साथ साथ आम आवाम की दुश्वारियों की बुनियादी समझ और उन दुश्वारियों के हल का एक दुनियावी नजरिया, जब ये तमाम चीजें एक साथ आम आवाम को शेख अब्दुल्ला की तकरीरों में नजर आने लगी, तो देखते ही देखते कश्मीर की आम आवाम को अपने दिलों में बैठे हुए बरसों पुराने दर्द का मलहम शेख की तकरीरों में नजर आने लगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी आवाम को आपके भीतर अपने दर्द का मलहम नजर आने लगे ना, तो समझ लीजिए आप सियासत की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि सियासत खुद ब खुद बाहें पसार कर आपका इस्तकबाल कर रही हैं। और इसी नाते जब शेख ने अपनी मशहूरियत को यूं पंख लगते देखा, तो तत्काल मौके पर चौका मारते हुए अपने एक नए सियासी संगठन की नींव भी रख दी। नाम रखा ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। फिर शेख की जिंदगी में अगला बड़ा मोड़ लेकर आती है बरस 1938 के उस रोज लाहौर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के किनारे की रेलवे पटरी पर दौड़ती हुई फ्रंटियर एक्सप्रेस। जिस फ्रंटियर एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे शेख अब्दुल्ला भीड़ भाड़ भरे प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हीं की तरह इस फ्रंटियर एक्सप्रेस में सवार होने के लिए एक यात्री शेख के बाजू में आकर खड़ा हो जाता है। लंबा सा कद था, गौर वर्ण का शरीर था, कुर्ता पैजामा था, एक अचकन थी और ऊपर एक खास ढंग की टोपी। अब तलक अक्स तो साफ हो ही चुका होगा उस किरदार का। ये हिंद के जवाहर थे, जिन्हें उस रोज यूं अपने बगल खड़ा देख शेख अब्दुल्ला भी हक्के बक्के रह गए थे। दोनों के बीच कुछ औपचारिक अभिवादन हुआ, जो अभिवादन आगे समूचे सफर के दौरान फ्रंटियर एक्सप्रेस के एक ही डब्बे की एक ही सीट पर बैठकर की हुई घंटों चली मुलाकात के तौर पर तब्दील हो गया। मगर जो बात इससे भी अहम और दिलचस्प थी वो ये कि इस एक मुलाकात के भीतर शेख साहब नेहरू के ख्यालात से इस कदर मुतासिर हुए कि इस एक मुलाकात के बाद मानो शेख अब्दुल्ला की समूची जिंदगी ही आपको बदली बदली सी नजर आने लगेगी। दरअसल नेहरू ने इस मुलाकात के भीतर शेख को एक अहम समझाइश दी थी। कहा था कि हिंदुस्तान के भीतर अगर लंबी सियासी पारी खेलनी है तो किसी एक मजहब की लकीर के इर्द गिर्द महदूद होकर खेली जा नहीं सकती है। शेख को नेहरू का इशारा समझ आ चुका था,
जिस इशारे पर अमल करते हुए शेख ने नेहरू की इस मुलाकात के बाद अपनी पार्टी ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। यकीनन इससे उनकी पार्टी के भीतर का कट्टरपंथी मुस्लिम तबका भड़का, कुछ मुस्लिम नेता उनकी पार्टी छोड़कर बाहर भी गए, मगर शेख को भरोसा था कि जितने नेता उनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस करने के फैसले को लेकर, उससे कहीं ज्यादा लोग उनकी पार्टी के भीतर आएंगे भी। और शेख का यह भरोसा 100% खरा उतरा तब जब शेख की कश्मीर के भीतर बनाई हुई इस तंजीम के पीछे जम्मू के तमाम सिख और हिंदू नेता भी आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लगे और देखते ही देखते हर गुजरते लम्हों के साथ जम्मू कश्मीर के भीतर शेख अब्दुल्ला का नाम और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की ताकत दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगी। इतनी बढ़ने लगी कि बरस 1946 आते आते शेख अब्दुल्ला की शख्सियत कश्मीर के भीतर इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि कश्मीर की आम आवाम की ओर से बरस 1946 में शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के राजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चला दिया, जिसके बाद आनन फानन में महाराजा हरि सिंह की ओर से इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया गया और तत्काल प्रभाव से शेख अब्दुल्ला को हिरासत में लेकर उन्हें 3 साल की कारावास की सजा सुना दी गई। जब यह खबर दिल्ली में बैठे उनके दोस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के कानों में पड़ी तो जाहिराना तौर से नेहरू को हरि सिंह पर गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि बरस 1946 के दौर की अपनी तमाम व्यस्तताओं को किनारे कर पंडित जवाहरलाल नेहरू यह फैसला कर लेते हैं कि वो सीधा कश्मीर जाएंगे और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से जवाब तलब करेंगे शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के मसले पर। मगर नेहरू को कहां इल्हाम था कि शायद हरि सिंह उस वक्त किसी और ही लोक में वास कर रहे थे, तभी तो उन्होंने उनसे मुलाकात करने आ रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से न सिर्फ मुलाकात करने से इनकार किया बल्कि नेहरू के कश्मीर घुसने पर पाबंदी लगा दी। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद दोबारा नेहरू बतौर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री महाराजा हरि सिंह से शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के विषय में बात करते हैं, जिसके बाद नेहरू के कहने पर शेख अब्दुल्ला की रिहाई के आदेश जारी किए गए। तो अब मेरा यह सवाल पूछना जायज नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने शेख अब्दुल्ला की रिहाई के लिए महाराजा हरि सिंह से इस कदर बात की थी, उन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को बरस 1953 में 11 वर्षों के लिए कारावास के भीतर क्यों कैद कर दिया। तो इसी क्यों में छिपी हुई है शेख अब्दुल्ला की आगे की जिंदगी की समूची दास्तान। दरअसल अगर नेहरू के अपने निजी संबंधियों को लिखे हुए खतों को पढ़ेंगे तो नेहरू के उन खतों में आपको साफ तौर से पढ़ने को मिलेगा कि किस कदर शेख अब्दुल्ला बरस 1948 के बाद आहिस्ता 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 अपना पुराना रुख छोड़ एक नए ही अवतार में नजर आने लगे थे। ये वो नेहरू के दोस्त शेख अब्दुल्ला नहीं थे, ये वो शेख अब्दुल्ला थे जिनके जहन में कश्मीर की आजादी का और उस आजाद कश्मीर के सबसे बड़े नेता की हैसियत हासिल करने का ख्वाब पल रहा था। यही वजह थी कि 1950 आते आते शेख अब्दुल्ला निजी तौर से पश्चिम के बड़े देशों के दूतों से मिलने लगे थे, उनसे हुई निजी मुलाकातों में कश्मीर की आजादी का जिक्र करने लगे थे। 1951-52 आते आते अचानक से शेख की तकरीरों में मजहबी उन्माद हावी होने लगा था। 1953 की शुरुआत आते आते तो कश्मीर के भीतर शेख की दी हुई तकरीरों में अलगाववाद की गंध साफ तौर से नजर आने लगी थी और पानी नाक के ऊपर तो चला गया 1953 के जून जुलाई के महीनों में, जब समूचे कश्मीर की फिजाओं में यह खबर जंगल में आग की तरह फैलने लगी कि अगस्त 1953 में पड़ने वाली ईद के मौके पे शेख अब्दुल्ला कश्मीर की आजादी का ऐलान करने जा रहे हैं। जिसके बाद जाहिराना तौर से जब यह खबर वादी की फिजाओं को पार करते हुए दिल्ली के दरबार में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कानों में पड़ी तो नेहरू के कान खड़े हो गए। जिसके बाद नेहरू के आदेश पे शेख अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया और आने वाले 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 11 बरस तक शेख अब्दुल्ला को कैद में रखा और छोड़ा
तब जब शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर की स्वायत्तता की रटनी छोड़ दी। मगर वो तो दुर्भाग्यवश बरस 1964 में शेख की रिहाई करने के कुछ ही दिनों बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का दुखद देहांत हो गया और इस देहांत के बाद शेख अब्दुल्ला को दोबारा एक अवसर हासिल हुआ अपने पुराने अवतार में लौटने का, क्योंकि शेख साहब को लगा इतने बड़े नेता के जाने के बाद दिल्ली दरबार कुछ दिन उथल पुथल का शिकार रहेगा और इस उथल पुथल का लाभ उठाते हुए वो दोबारा अपने पुराने रुख में लौट सकते हैं। मगर साहब को शायद इल्हाम नहीं था कि दिल्ली दरबार में नेहरू नहीं तो क्या हुआ, भारत का लाल बहादुर शास्त्री तो बैठा हुआ था, जिसके तेवरों से शायद शेख वाबस्ता नहीं हुए थे। तभी लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोबारा से पूरी दुनिया में घूम घूम के शेख अब्दुल्ला आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर की आजादी, कश्मीर के अलगाववाद, पाकिस्तान परस्ती जैसी बातें दोबारा पूरी रफ्तार और पूरी शिद्दत से करने लगे थे। फिर वो हुआ जिसकी ख्वाबों में कल्पना नहीं की थी ना शेख ने ना उनके साथियों ने। शेख एक रोज 60 समंदर पार से अपना कश्मीर राग अलाप कर वापस हिंदुस्तान लौटे। दिल्ली की हवाई पट्टी पर शेख अब्दुल्ला का हवाई जहाज आहिस्ता आहिस्ता उतरा और शेख साहब अपनी सीट से उठकर अचकन सही करते हुए हवाई जहाज का दरवाजा खोलने के लिए ज्यों ही हाथ बढ़ाए कि अचानक दरवाजा बाहर से खुला और सीढ़ियों से धड़धड़ा कर अंदर चढ़ती हुई पुलिस ने हवाई जहाज के अंदर से शेख अब्दुल्ला उनके साथियों को हिरासत में लेकर कश्मीर से करीब 3,500 किलोमीटर दूर कोडाई कनाल के एक बंगले में ले जाकर नजरबंद कर दिया। फिर कुछ वक्त गुजरता है और आहिस्ता आहिस्ता दस्तक देती है 11 जनवरी 1966 की वो तारीख जब ताशकंद के भीतर भारत का लाल सदा सदा के लिए सो गया और इसके बाद दिल्ली दरबार में नई ताजपोशी की तैयारियां शुरू होती हैं। नया सत्ताधीश बैठता है जिसकी नई सोच होगी और वो नए तरीके से फैसला लेगा, इसकी उम्मीद कोडाई कनाल में बैठे हुए शेख अब्दुल्ला को तो जरूर थी। उन्हें लगा था कि नेहरू की बिटिया इंदिरा राजनीति में वैसी निपुण भी नहीं है और जैसे तैसे एक महिला है जिनका दिल नरम होगा। सो शेख अब्दुल्ला को इंदिरा की ताजपोशी के बाद लगने लगा था कि इंदिरा की ओर से उनके लिए कुछ नरमी जरूर दिखाई जाएगी। मगर साहब यहां भी गच्चा खा गए, क्योंकि ये कोई आम महिला नहीं, लौह महिला इंदिरा गांधी थी, जिनकी ओर से शेख अब्दुल्ला की ओर नरमी छोड़ दीजिए एक रत्ती भर ध्यान तलक नहीं दिया गया। मगर ये हिंदुस्तान है, यहां अलग अलग खित्ते के लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। देश की सत्ता पर विराजमान इंदिरा गांधी जरूर सोच रही थी कि उन्हें शेख अब्दुल्ला पे ध्यान नहीं देना है, मगर भारत के कुछ बड़े समाजवादी नेता जरूर थे जो पूरी तरह से शेख अब्दुल्ला पे ही ध्यान लगाए हुए थे। और इनमें सबसे बड़ा नाम आपको हैरत में डाल देगा, जयप्रकाश नारायण का था, यानी लोकनायक जेपी का था, जिनका न सिर्फ ध्यान शेख अब्दुल्ला पर था बल्कि वो बाकायदा शेख अब्दुल्ला की नजरबंदी से रिहाई की मांग भी उठा रहे थे। और इस स्तर तक उठा रहे थे कि उन्होंने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को व्यक्तिगत खत लिखकर, अपनी इंदू को व्यक्तिगत खत लिखकर शेख अब्दुल्ला की रिहाई के लिए मनाने की कोशिशें भी की, जिसके बाद जाहिराना तौर से इंदिरा पर थोड़ा बहुत असर हुआ, मगर फिर भी इंदिरा राजी नहीं थी शेख अब्दुल्ला की रिहाई को लेकर तब तक जब तक कश्मीर के ही कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इंदिरा को खत लिखकर शेख की रिहाई करवाने की मांग नहीं की। क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, कश्मीर के कुछ कांग्रेसी नेता और दिल्ली दरबार के कुछ अन्य नेताओं की ओर से भी इंदिरा को यह समझाइशें दी गई कि शेख अब्दुल्ला को रिहा कर देते हैं, वो कश्मीर जाकर माहौल बेहतर करेंगे, तो फिर इंदिरा गांधी की ओर से भी निर्णय लेते हुए शेख अब्दुल्ला को रिहा किया गया और शेख साहब वापस अपने कश्मीर लौटे करीब करीब 3-4 वर्षों के बाद। और इस दफा लौटे तो लौट ही आए 1947 के भी पुराने वाले शेख अब्दुल्ला के रुख में। माने इंदिरा के द्वारा रिहा किए हुए शेख अब्दुल्ला बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे 1948 के बाद के शेख अब्दुल्ला ना। अब ये शेख अब्दुल्ला ना आजादी की बातें कर रहे थे, ना कश्मीर की स्वायत्तता की बातें कर रहे थे, पाकिस्तान परस्ती तो भूल जाइए। उल्टा शेख साहब तो पाकिस्तानी फौज को वो जख्म देने पे उतर आए थे
जिस जख्म के बाद पाकिस्तानी फौज के पास खून के आंसू रोने के सिवा दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं था। जहन में सवाल कौंध गया होगा कि वो शेख साहब जो इतने बरस काल कोठरी के भीतर कैद रह लिए पाकिस्तान परस्ती और हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचने के इल्जाम में, वो पाकिस्तानी फौज को ऐसा क्या जख्म दे रहे थे। तो बरस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पूर्व संध्या पर घटे गंगा प्लेन हाईजैक की कहानी तो याद ही होगी आपको, जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी के प्लेन हाईजैक करने की योजना पर रॉ ने किस तरह से प्लान खेला था और फिर किस तरह से रॉ और आईएसआई के बीच एक समूचा युद्ध छिड़ा था, जिस युद्ध के भीतर रॉ ने कैसे आईएसआई को पटखनी दी थी, वो अपने आप में एक बड़ी कहानी है। अगर आपको जानना हो तो हमने उस पर एक डिटेल वीडियो पहले बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने दी थी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को उसके इतिहास की सबसे शर्मनाक शिकस्त। और कमाल ये कि भारत में बैठे हुए शेख अब्दुल्ला रॉ की इस जीत पर वाहवाही करते हुए अखबारों में लंबे लंबे लेख लिखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफों में इस कदर कसीदे पढ़ रहे थे और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को उसके नाकारापन के लिए इस कदर कोस रहे थे कि माने पाकिस्तान में बैठे हुए अधिकारियों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होगा कि शेख साहब उनके बारे में कुछ ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदुस्तानी अधिकारियों को यकीन नहीं हो रहा था इस लेख को लिखने के चंद महीनों बाद वाले शेख अब्दुल्ला को देखकर, क्योंकि शेख साहब ये लेख लिखने के चंद महीनों बाद पूरी तरह से दोबारा अपने पुराने वही अलगाववादी शेख अब्दुल्ला वाले रुख में लौट गए थे। मगर ध्यान देने योग्य बात यह है कि शेख साहब इस दफा जो अपने पुराने अवतार में लौटे थे, उस वापसी का वक्त बड़ा नाजुक था। बरस 1971 का भारत पाक युद्ध दहलीज पर दरवाजा खटखटा रहा था। ऐसे में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। ऐसे में इंदिरा गांधी की ओर से स्वाभाविक रूप से एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत 1971 के भारत पाक युद्ध की पूर्व संध्या पर शेख अब्दुल्ला को दोबारा हिरासत में लेकर काल कोठरी के भीतर ठूंस दिया गया। और फिर इंदिरा ने शेख को छोड़ा तब जब शेख साहब इंदिरा गांधी के साथ समझौता करने को तैयार हुए। ये समझौता इंदिरा शेख समझौते के नाम से विख्यात है, जिस समझौते के बाद शेख अब्दुल्ला वादी में वापस लौटते हैं। इंदिरा गांधी अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से शेख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री नामित करवाती हैं। ये बात और है कि शेख साहब जब तक कश्मीर की हुकूमत अपने हाथों से चलाने की जोर आजमाइश भी करते, उसके पहले ही देश में आपातकाल लगा दिया जाता है और इसके बाद देश के अलग अलग सूबों के मुख्यमंत्रियों की ही तरह शेख साहब के अधिकार भी सीमित कर दिए गए। फिर जब बरस 1975 में लगाई हुई इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव हुए, तब उन चुनावों के भीतर शेख अब्दुल्ला की अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपातकाल की कालिख का कलंक अपने दामन पर लगाई हुई कांग्रेस को जाहिराना तौर से बड़े आराम से कश्मीर के भीतर पटखनी दी और शेख साहब अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हासिल किए हुए बहुमत के आधार पर बतौर कश्मीर के मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और इस शपथ के बाद अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तलक कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद पे निष्कंटक आसीन रहते हैं। ये बात और है कि इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद 3-4 बरस ही गुजरे थे कि शेख साहब की तबीयत नासाज रहने लगी और शायद शेख साहब को इल्हाम हो चला कि अब उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बची नहीं है। तभी उन्होंने बरस 1981 में अपने बेटे फारूक अब्दुल्ला के हाथों में अपनी सियासत की जिम्मेदारी सौंप बरस 1982 के एक रोज़ इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसती ले ली। पर एक सच ये भी है कि यकीनन 1982 के रोज़ शेख के शरीर ने उनके जिस्म ने वादी को छोड़ दिया था, मगर शेख का किरदार कश्मीर में, कश्मीर की सियासत में, कश्मीर के लोगों के दिल में आज तलक जिंदा है। इस बात पर शायद ही किसी को शक होगा कि 70 बरस बाद भी कश्मीर की आम आवाम के दिलों में जिस कदर उनके एक मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला को लेकर सम्मान है, इज्जत है, श्रद्धा है, विश्वास है, शायद ही हिंदुस्तान के किसी सूबे के लोगों के दिल में अपने किसी मुख्यमंत्री को लेकर